आज मैं आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताऊंगी। हम क्या करते हैं, अपनी बात को बताने के लिए या समझाने के लिए, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वाक्य का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हमें भूख लगी है तो हम कहते हैं माँ मुझे खाना खाना है, मुझे भोजन चाहिए, मुझे भूख लगी है। तो हमने एक स्वतंत्र और सार्थक वाक्य का प्रयोग किया। ठीक है, तो प्रायः हम बातचीत करते हो या अपने विचार रखते हो, हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। ठीक है, भले ही उनमें पद अलग अलग हो, पर हम अपने विचार को अगले के सामने रखते हैं। जो कि अगला समझने में सक्षम होता है, वो हमारी बात को समझता है, हम उसकी बात को समझते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ इसकी जो परिभाषा है, जो हमने वाक्य कहा है, ऐसे सार्थक शब्द समूह, जो वाक्य होगा वो तो सार्थक होगा ना, जो व्यवस्थित भी होगा। ऐसे नहीं आपका संज्ञा पीछे चलेगी, क्रिया आगे है। ठीक है, वो एक व्यवस्थित ढंग से होता है, व्याकरण के नियमों से बंधा होता है। ठीक है, और पूरा अपना आशय प्रकट कर रहा है, अपना मीनिंग बता रहा है, वो आशय स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर क्या है, राम बाजार से फल खरीद कर लाया। अब पता चल रहा है राम बाजार से फल खरीद कर लाया। ये एक व्याकरणिक नियम पर बंधा हुआ है और एक बिल्कुल बहुत सही वाक्य है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि राम बाजार से फल खरीद कर लाया है। अगर हम राम को बीच में डाल देते, खरीद करके लाए आगे लगा देते, तो हम व्याकरण की अवहेलना कर रहे हैं, हम व्याकरण के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर है ये वाक्य के कितने अंग होते हैं। ठीक है, ये क्लास 9वीं के लिए है, वाक्य अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो वाक्य के कितने गुण होते हैं, तो 5 गुण होते हैं। आकांक्षा क्या है, जानने की इच्छा होती है। हमें क्या होती है, हम एक पद पढ़ने और सुनने में के बाद उस पर विचार करना, उसके आशय को समझना। ठीक है, और उसकी जानने की इच्छा करना, उसकी जो कठिन शब्द भी है, बाकी पद भी हैं, उनको जानने की इच्छा ही तो जिज्ञासा होती है ना, आकांक्षा होती है। किसी चीज़ को जानने की इच्छा ही, जो मन में हमारी जानने की इच्छा है, तो वही आकांक्षा कहलाती है। ठीक है, अगर बोलने वाला खाली कह रहा है राम ने, अब राम ने क्या भाई, इसके बाद तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें बाकी शब्दों को भी बोलना पड़ेगा कि राम ने खाना खाया या राम ने दूसरों की मदद की। तो हम आधे अधूरे शब्द बोलेंगे, आधे अधूरे वाक्य का प्रयोग करेंगे, आधे अधूरे वाक्य आपके सामने रख लेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप स्पष्ट नहीं होंगे, आपके वाक्य स्पष्ट नहीं होंगे। दूसरी बात है योग्यता में क्या है, अविष्ट अर्थ, जो पदों में जो मान लो बहुत सारे वाक्य लगाए हैं। ठीक है, बहुत बड़ा वाक्य है, एक सेंटेंस है, बहुत बड़ा है। तो इन जो अविष्ट जो पद हैं, अविष्ट हैं, उनका बहुत कुछ अविष्ट अर्थ बोध कर रहे हैं। पदों में अविष्ट अर्थ का बोध कराने की क्षमता है ना। ठीक है, उस क्षमता को, वही क्षमता, जो क्षमता है, वही योग्यता कहलाती है। जैसे राम गेंद से पत्थर तोड़ता है। भैया, राम पत्थर गेंद से कैसे टूटेगी, पत्थर से गेंद टूटेगा, गेंद से पत्थर नहीं टूट सकता ना। ठीक है, तो फिर हम कह देंगे घोड़ा शेर का शिकार करता है। अब घोड़ा कैसे शेर का शिकार करता है, शेर घोड़े का शिकार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो पद विन्यास की योग्यता का, अब उसको समझ आ गया, पढ़ने वाले को समझ आएगा कि यहाँ पर जो वाक्य हैं वो व्याकरणिक नियम के खिलाफ है। ठीक है, और असंगत भी है, और वो निरर्थक भी हैं, वो समझ में नहीं आ रहे हैं। अब घोड़ा शिकार करता है। अभी हम लिखेंगे घोड़ा शिकार करता है, घोड़ा शिकार करता है। तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये निरर्थक हो गया है। ये क्या हो गया है, आपका निरर्थक वाक्य हो चुका है। ठीक है, ये गलत वाक्य हो चुका है आपका। ठीक है, हमको करना चाहिए था
शेर घोड़े का शिकार करता है ना। घोड़े का शिकार करता है। अब ये सार्थक है। ये क्या है? सार्थक है। ये वाक्य क्या है? सार्थक है। ये अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कुछ छूट गया है। घोड़ा शेर का शिकार करता है। घोड़ा शेर का शिकार करता है। तो भैया घोड़ा तो शेर का शिकार नहीं करता है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया है, समझने वाले, पढ़ने वाले अगले व्यक्ति को जो जानना चाहता है उसको पता चल गया ये क्या है। ये सारे वाक्य, ये जो वाक्य हैं असंगत हैं, निरर्थक हैं, अर्थ नहीं आ रहे। तो इसको हमने सही करके, उसको पता है मुझे ऐसा करना चाहिए इसको, तो वहाँ जा कर के वो इस तरह से अपना कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं। स्निधान। स्निधान में क्या होता है? इसका अर्थ है समीपता, यानी नज़दीक। तो जो हम वाक्य लिखेंगे, जैसे हमने वाक्य लिखा है, राम बाजार से फल खरीद कर ला के, हर एक पद एक दूसरे के नज़दीक है। अब ये यहाँ राम बाजार और यहाँ कहीं दूसरी जगह लिख दे कि से फल खरीद कर लाए, तो को समझने वाला कैसे समझेगा इसको? तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, वाक्य को क्या होना चाहिए? पद एक दूसरे के समीप रहने चाहिए। ठीक है, तभी संभव है हम किसी वाक्य को पूरा समझ सके या उसका पूरा उच्चारित कर सके, उसका पूरा प्रोनाउंसिएशन कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कर लिया। यहाँ पे हमने लिखा राधा खाना हो गए। अब हो गए, हम भूल गए, 2 दिन तक भूल गए हमने इसके आगे अब कुछ कहा ही नहीं। अब 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद खाना, अब हमको तो लिखना चाहिए था खाना पका रही है, और हमने तो ये कहा कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। तो कैसे होगा? तो यहाँ पर क्या है, हमारे शब्द, वाक्य, पद जो हैं, हमारे जो पद हैं वो एक दूसरे के हमेशा समीप रहने चाहिए, और जिसका आप उच्चारण कर सके। अब आधी चीज़ों का उच्चारण भी वो तो कोई अर्थ देता नहीं है, यहाँ पर पूरा अर्थ दे रहा है और ये पूरा उच्चारित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको ये स्पष्ट भी हो रहा है, अस्पष्ट नहीं है। अगर सिर्फ राधा लिखे तो ये, राधा खाना लिखे तो ये तो अस्पष्ट है, लेकिन ये स्पष्ट हो रहा है, राधा खाना पका रही है। ये बात यहाँ पर क्या हो रही है? स्पष्ट हो रही है। अर्थ का बोध, इसलिए अर्थ का बोध होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, तब जा कर के हम इसको सानिध्यान को, समीपता को समझ सकेंगे, क्योंकि हर पद इसके समीप रहने चाहिए। अब आया पद कर्म की बारी। पद कर्म क्रमिक संयोजन। पद कर्म का मतलब है भाषा ये भी व्याकरणिक नियम पर व्यवस्थित होना चाहिए। इसका भी जो व्याकरणिक नियम है उस पर व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, व्यवस्था के लिए क्या करते हैं, पद का क्रमिक संयोजन होता है, एक दूसरे से मिले होते हैं, वो उस एक दूसरे से उसका लिंक होता है। अब व्यवस्था के अनुसार पदों का संयोजन ही पद का क्रम कहलाता है। देखो, एक दूसरे से मदद कर रहे हैं, वो ये जो पद हैं एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, एक दूसरे का स्पष्ट कर रहे हैं, इसमें अस्पष्टता की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, जैसे क्या है, राम कल दिल्ली जाएगा, ये स्पष्ट भाषा हो गई। ये पद कर्म की बात आए तो पद क्रम के अनुसार ही लगे हैं ये, और व्याकरणिक नियम के अनुसार लगे हैं। जो बिना व्याकरण के नियमों से लगेंगे तो इनका काम ठीक लगेगा, ना इनका अर्थ आएगा, ये भी निरर्थक कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो जैसे होता है अंग्रेजी के बाद क्रिया की व्यवस्था होती है, जैसे अंग्रेजी में किसके बाद होती है, अंग्रेजी में कर्ता, अंग्रेजी में क्या होता है, कर्ता के बाद क्रिया की व्यवस्था होती है, और शेष कारक आते हैं। कारक क्या जानते हो, कारक चिन्ह होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से वो कारक चिन्ह है वो।
लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में क्या होता है, वाक्य सही क्रम में नहीं होगा तो उसके अर्थ क्या हो जाएंगे, अर्थ अस्पष्ट हो जाएंगे, अर्थ समझ में नहीं आएंगे। इसलिए अब जैसे राम कल दिल्ली जाएगा, अब जैसे आपको पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, तो वर्ड तो आगे आ गया ना, नेम तो पीछे जा रहा है, व्हाट इज़ योर नेम लास्ट आया। यहाँ पे तो पूछेंगे, यहाँ पे तो पहले क्या होगा, आपका नाम क्या है। यहाँ पहले ही क्या आ गया इंग्लिश में, अंग्रेजी में क्या होता है, कर्ता पहले ही हो जाता है, ठीक है। क्रिया की व्यवस्था बाद में क्रिया की व्यवस्था होती है, अंग्रेजी में होता है। हिंदी में क्या होता है, वाक्य क्रम सही नहीं होगा तो उसके अर्थ में स्पष्टता नहीं होती है, ठीक है। अब राम कल मुंबई, अब ऐसे लिखेंगे राम कल मुंबई,